हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अस्थमा के बारे में। तो आइए समझते हैं अस्थमा क्या होता है। तो हम लोग आज अस्थमा के डेफिनेशन के बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद इसमें क्या होता है एलर्जिक अस्थमा में, इसका कौन सा कारण होते हैं अस्थमा होने का, उसके बाद इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और अस्थमा में कौन कौन से मेडिसिन यूज होते हैं। इन सारे को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं। एलर्जिक अस्थमा इज ए लॉन्ग टर्म्स लंग्स डिजीज कॉज बाई एलर्जी। एलर्जिक अस्थमा फेफड़े की एक लंबे समय तक रहने वाली बीमारी है जो कि एलर्जी के कारण होती है। दूसरे पॉइंट्स का बात करें, इन दिस डिजीज एयरवेज बिकम वेरी सेंसिटिव टू एलर्जेंस। इस बीमारी में सांस लेने वाली नालिकाएं एलर्जेंस के प्रति बहुत ही अधिक संवेदनशील हो जाती है। ये जो हमारी एयरवेज है ये एलर्जन के कारण बहुत संवेदनशील हो जाती है। इवन ए स्मॉल एक्सपोजर टू एलर्जन कैन स्टार्ट अस्थमा सिम्टम्स। एलर्जन के थोड़े से ही संपर्क में भी अस्थमा के लक्षण शुरू हो जाती है। अगर कोई से भी डस्ट पार्टिकल आपके एयरवेज के थ्रू अंदर चला जाए तो आपको अस्थमा या एलर्जेंस जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकता है। अब इसे आसान भाषा में कैसे समझें, तो अस्थमा एक लंग्स जो होता है लंग्स पाइप वो पतली हो जाती है इस कंडीशन में। इसके अंदर सूजन हो जाता है, सूजन मतलब कि स्वेल हो जाता है। यहाँ पे आप इस फिगर में आप देख सकते हैं ये नॉर्मल है और इसमें ब्रोंकाइटिस हुआ है, मतलब कि ये स्वेल हो गया है और इसमें अंदर म्यूकस डिपोजिशन ज़्यादा हो गया, बढ़ गया है, जिसके कारण कि ये ब्रोंकाइटिस मतलब कि इसमें ये जो होल है इसके अपेक्षा में बहुत कम हो गया है, जिससे कि हम लोगों को सांस लेने में दिक्कत होता है। इसी को हम लोग अस्थमा डिजीज बोलते हैं। यहाँ लिखा भी है, इसलिए सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। आइए आगे देखते हैं व्हाट हैपन इन एलर्जिक अस्थमा। तो इसमें द बॉडी कंसीडर द एलर्जन एज ए इनेमी। इसमें जो बॉडी होता है वो एलर्जन को अपना दुश्मन समझ लेता है, जिसके वजह से वो आईजी एंटीबॉडी फॉर्म करता है। ये एंटीबॉडी होता है आईजीई। ये जब डस्ट पार्टिकल हमारे अंदर इंटर करता है तो ये फॉर्म होता है। उसके बाद मास्ट सेल मतलब एक्टिवेट हो जाता है। मास्ट सेल क्या होता है, जो कि हिस्टामिन को रिलीज कराता है। हिस्टामिन कब रिलीज होता है, हिस्टामिन जब हमारे अंदर कोई भी पार्टिकल्स या फॉरेन पार्टिकल्स अंदर जाए तो मास्ट सेल के एक्टिवेट करके और हिस्टामिन को रिलीज करता है, जिससे कि हमको ये रनिंग नोज, आँख से पानी आना, नाक से छींक आना, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। एलर्जिक रिएक्शन जिसे बोलते हैं। ठीक, उसके बाद बात करें एयरवेज। तो इसमें क्या होता है, एयरवेज स्वेल हो जाता है, फूल जाता है, जिसके कारण कि मोर म्यूकस प्रोड्यूस होता है। इसमें मोर म्यूकस मतलब कि ज़्यादा म्यूकस बनता है, जिसके कारण कि वो अभी पिक्चर में दिखाए थे वो स्वेल हो जाता है। और एक यहाँ पे देखिए, आप लोग देख सकते हैं ये जो पिक्चर है इसमें म्यूकस डिपोजिशन ज़्यादा है, जिसके वजह से होल इसका छोटा पड़ गया है, जिसमें सांस लेने में दिक्कत होता है। यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, मोर म्यूकस इज प्रोड्यूस, म्यूकस ज़्यादा बनता है। और एक और पॉइंट है ब्रोंकाइटिस, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन ऑकर्स, मतलब कि ब्रोंकाई जो है कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, ये जो होल था छोटा हो जाता है, जिससे कि सांस लेने में दिक्कत आती है। वीजिंग, वीजिंग क्या होता है, वीजिंग मतलब कि घड़घड़ाहट वाली साउंड आती है ना, उसी को वीजिंग बोलते हैं। अब आगे देखते हैं। अब अगला पॉइंट है कॉमन रीजन फॉर एलर्जिक अस्थमा, मतलब कि कौन कौन सी रीजन है जिसके कारण के अस्थमा हो सकता है। तो पहला पॉइंट है हाउस डस्ट माइट्स आर दी मोस्ट कॉमन कॉजेज, मतलब कि घर के धूल में जो कीड़े मौजूद होते हैं वो आम कारण बन जाते हैं एलर्जिक अस्थमा का। ठीक, अगला पॉइंट्स का बात करें तो पोलन फ्रॉम ट्री, ग्रास, फ्लावर्स कैन ट्रिगर अस्थमा। ये पेड़ है, घास, फूल, ये सब में जो छोटे छोटे पॉलेंस पाए जाते हैं, परागकण, वो अस्थमा को कॉज कर सकते हैं। अगला पॉइंट्स लिखा है मोल्ड्स एंड फंगस इन डैम्प प्लेस कैन कॉज अस्थमा अटैक। नमी वाले जगह पे जो भी फफूंदी पाई जाती है वो भी अस्थमा को कॉज कर सकती है। अगला पॉइंट्स देखें तो लिखा है स्मोक पोल्यूशन एंड स्ट्रॉन्ग स्मेल इरिटेट एयरवेज। स्मोक मतलब धुआं, प्रदूषण और तेज गंध सांस लेने वाली नालिकाओं को इरिटेट कर सकती है, यानी कि चिड़चिड़ा बना सकती है, ये बनाते हैं, वही लिखा है। आगे देखते हैं।
अब आगे है सिम्टम्स। एलर्जिक सिम्टम क्या क्या, एलर्जिक अस्थमा के सिम्टम क्या क्या होते हैं। तो पहला पॉइंट्स लिखा हुआ है डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में दिक्कत होगी स्पेशली ड्यूरिंग नाइट और एक्सरसाइज, रात में या व्यायाम करते एक्सरसाइज करते समय। दूसरा पॉइंट लिखा है वीजिंग साउंड। वीजिंग साउंड मतलब वही आवाज़ आती है घरघराहट वाली, वीजिंग साउंड उसी को बोलते हैं, जो घर घर आवाज़ आती है ना, उसी को बोलते हैं। जब सांस लेंगे आप तो सीटी के जैसी आवाज़ आएगी। यहाँ लिखा हुआ है सांस लेते समय सीटी जैसी आवाज़ आना। अगला पॉइंट है टाइटनेस और हेवीनेस फेल्ट इन द चेस्ट, छाती में जकड़न जैसा और भारीपन महसूस होगा। फ्रीक्वेंट कफिंग, कफ हमेशा फ्रीक्वेंट आएगा। मोस्टली एट नाइट और अर्ली मॉर्निंग, मतलब बार बार खांसी आना, विशेषतः रात या सुबह सुबह या टाइम या रात टाइम में बार बार खांसी आएगा आपको। वही लिखा हुआ है फ्रीक्वेंट कफिंग मोस्टली एट नाइट और अर्ली मॉर्निंग। दूसरा पॉइंट है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ इवन ड्यूरिंग स्मॉल फिजिकल एक्टिविटी, मतलब थोड़ा सा भी आप मेहनत करेंगे जिसकी वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत होगा, सांस फूलने लगेगा। वही लिखा हुआ है। ये पिक्चर में आपको देख सकते हैं, ये नॉर्मल है और ये ब्रोंकाइटिस, वहीं यहाँ पे म्यूकस का डिपोजिशन हो गया है जिसकी वजह से ये ब्रोंकाइटिस है, स्वेल हो गया है। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से मेडिसिन यूज होते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है मेडिसिन यूज इन एलर्जिक अस्थमा, एलर्जिक अस्थमा में उपयोग होने वाली दवाएं। तो पहला तो है ब्रोंकोडाइलेटर्स, जितने भी ब्रोंकोडाइलेटर्स कैटेगरी के ड्रग हैं ये सारे यूज होते हैं। उसमें इसका एग्जांपल है साल्ब्यूटामोल इनहेलर, ये जो आपको दिख रहा है ये इनहेलर है, इसका यूज हम लोग करते हैं। तो इसका डोज क्या होता है, डोज है 1 to 2 पफ्स, पफ्स मतलब कि 1 से 2 बार इसको इनहेल करना है। जब सांस लेने में दिक्कत है तब इसको इनहेल करना है 1 से 2 बार। यूज यूज है अचानक से सांस लेने में दिक्कत है, जब आपको सांस लेने में दिक्कत है तो इसको 1-2 पफ इनहेल कर लेना है जिससे कि वीजिंग में तुरंत राहत मिलेगा। ठीक, अब अगला है साल्ब्यूटामोल रेस्प्यूल्स, ये भी एक ब्रोंकोडाइलेटर। ये ब्रोंकोडाइलेटर मतलब कि ब्रोंकाई को डायलेट कर देता है, जो कंस्ट्रिक्ट हुआ रहता है उसको डायलेट कर देता है। तो इसका डोज क्या है 1 रेस्प्यूल्स नेबुलाइजेशन, ये नेबुलाइजर है, एक तरह से नेबुलाइजर है, इसको भी हम लोग नेबुलाइजर के थ्रू लेते हैं। उसके बाद इसका यूज यूज है ज़्यादा सांस लेने में परेशानी होगी, सीवियर अटैक, इसको सिर्फ सीवियर अटैक में मोस्टली यूज किया जाता है, नॉर्मल नहीं है। आगे देखते हैं, आगे है इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड। अब इसमें जो इनहेल करते हैं कोर्टिकोस्टेरॉइड उसमें कुछ दवाएं हैं जिसका नाम है ब्यूडेसोनाइड इनहेलर। ये इनहेलर यहाँ दिख रहा है आपको, यही है इनहेलर, इसी का नाम है ब्यूडेसोनाइड इनहेलर। ठीक, तो इसका डोज है 1 to 2 पफ्स 2 टाइम्स इन अ डे, मतलब दिन में 2 बार इसको 1 से 2 बार पफ करना है, मतलब कि इनहेल करना है। यूज सांस की नलिकाएं को सूजन, सांस की जो नलियाँ होती है लंग्स वाली, उसमें अगर आपको सूजन हो गया होगा उसमें ये आपको दिया जाता है। यहाँ लिखा हुआ है सांस की नलिकाओं की सूजन कम करने और अस्थमा को कंट्रोल करने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक, अब कुछ कॉमन इनहेलर हैं जो कि 2-3 मेडिसिन के कंपोजिशन, मतलब कि उसको मिलाकर बनाया जाता है, कंपोजिशन से बनता है। तो उसी में एक कॉमन एग्जांपल है ब्यूडेसोनाइड और फोर्मोटेरॉल इनहेलर, ये 2 ड्रग से मिलकर बना होता है, यहाँ आपको कंपोजिशन में दिख जाएगा। ठीक, ये भी इनहेलर ही है। तो इसका डोज वही है 1 से 2 पफ्स दिन में 2 बार यूज करना है आपको। यूज रोजाना अस्थमा, मतलब कि डेली टाइप वाले अस्थमा को कंट्रोल करने के लिए या बार बार अटैक को रोकने के लिए इसका कॉमन यूज होता है। ठीक, अब आगे देखते हैं, आगे है दूसरा एग्जाम्पल फ्लूटिकासोन और साल्ब्यूटामोल इनहेलर, ये भी 2 ड्रग से मिलकर एक इनहेलर को बनाया गया है जो यहाँ पे आपको फोटो में दिखेगा। ठीक, अब बात करें इसके डोज को, तो ये 1 पफ दिन में 2 बार यूज करना होता है, शाम मतलब जब भी आपको दिक्कत लगे तो आप 1 पफ इसको ले सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म एलर्जिक अस्थमा को कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है। ठीक, अब बात करें कुछ इसमें टैबलेट या मेडिसिन यूज होते हैं, तो वही है एंटी एलर्जिक टैबलेट। तो एंटी एलर्जिक टैबलेट भी है कुछ, उसका नाम लिखा हुआ है, पहला है मोन्टील्यूकास्ट 10 mg, ये आप लोग देखे होंगे, बहुत कॉमन यूज होता है एलर्जिक रिएक्शन में, कोई भी आपको इचिंग उचिंग हो एलर्जी टाइप से उसमें ये आपको मिल जाता है इजीली। तो इसका डोज क्या है, रात में 1 टैबलेट लेके सो जाना है आपको,
ये क्या करता है, एलर्जी से होने वाली खांसी, अस्थमा को कंट्रोल के लिए दिया जाता है। ठीक, अब आगे बात करें, दूसरा है सिट्रीजिन। ये तो बहुत कॉमन एग्जांपल है, सिट्रीजिन आप लोग खाए भी होंगे एलर्जिक रिएक्शन में। ठीक, तो इसको आप जानते होंगे बहुत अच्छे से। तो इसका डोज वही है, रात में 1 टैबलेट लेना है। छींक आना, नाक बहना एलर्जी के लक्षण को कम करने के लिए यूज किया जाता है। ये तो कॉमन एग्जांपल है एलर्जी के लिए। ठीक, अब कुछ ओरल कोर्टिकोस्टेरॉइड एग्जांपल हैं, जैसे कि पेरिडोनिसोलोन टैबलेट 10 mg का आता है, यही है पेरिडोनिसोलोन टैबलेट। ठीक, ये सीवियर केस में डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं, ओनली सीवियर में ये यूज होता है। ठीक, इसका भी डोज मतलब डॉक्टर के सलाह से ही इसका डोज लिया जाता है, क्योंकि ये कोर्टिकोस्टेरॉइड है तो इसका डोज बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है। काहे कि स्टेरॉइड है तो ये साइड इफेक्ट्स ज़्यादा दिखा सकता है पेशेंट के अंदर, इसलिए इसका शॉर्ट डोज यूज किया जाता है। इसलिए यहाँ डोज में लिखा हुआ है डॉक्टर के सलाह के अनुसार, सॉरी यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये सलाह है, सलाह के अनुसार शॉर्ट डोज दिया जाता है। ठीक, यूज में लिखा हुआ है सीवियर एलर्जिक अस्थमा, मतलब जब सीवियर कंडीशन हो उसी कंडीशन में ये सब प्रेस्क्राइब किए जाते हैं। ठीक, सूजन कम करने के लिए। ठीक, यहाँ लिखा भी है शॉर्ट डोज इसलिए प्रेस्क्राइब किया जाता है क्योंकि स्टेरॉइड पेशेंट को ज़्यादा साइड इफेक्ट दे सकता है, इसलिए डॉक्टर पेशेंट को मतलब उसको देखेगा पहले कंडीशन क्या है पेशेंट का, फिर उसके बाद ही प्रेस्क्राइब करेगा। ये सीवियर कंडीशन में सिर्फ प्रेस्क्राइब होता है। ठीक, तो यहीं पे आपका लेक्चर खत्म होता है, मिलते हैं हम किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।